हेलो 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 मेरी आर्मी, तुम्हारे बड़े भैया का प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। तो जल्दी से बता दो कैसे हैं आप लोग। ओ शिट, जल्दी से बता दो क्या आप लोग एकदम रेडी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? एक सेकंड रुकना, कमेंट नहीं चल रहा है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड। जस्ट 1 सेकंड ब्रो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो सारे मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को ढेर सारा प्यार। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, थोड़ा रंगबाजी को साइड में रखकर, अपनी बातों को विराम देकर पढ़ाने के प्रति बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज जो हमारा है वो चैप्टर का खात्मा है। तो आज हम पहले इस चैप्टर को कंप्लीट रूप से खत्म कर देंगे और कल जो हमारी क्लास होगी वो बिकॉज केवल और केवल प्रैक्टिस पे होगी। तो आज से ये चैप्टर खत्म है, आप अपने घर पे और अपनी चीजों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो कल वाली क्लास में आप लोगों को बैठना है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो उसको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट रहेगा 1 घंटे के अंदर हम लोग फिनिश वाइंड अप कर लेंगे, कुछ ऐसा खास नहीं रहेगा। तो जल्दी जल्दी आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के चैट सेक्शन बात बंद करता हूं, क्योंकि समय को ना बर्बाद करते हुए केवल और केवल आप अपनी पढ़ाई के प्रति, है ना, जुझारू रूप से बने। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं हिमांक। क्या पढ़ाने वाला हूं? अरे भैया ये इतना बड़ कहा जाता है, इतना बड़ कहा जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं हिमांक, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक क्या होता है? फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिमांक में अवनमन क्या होता है। हिमांक में अवनमन क्या होता है। इन दो टॉपिक को पहले, मतलब इन दोनों टॉपिक को पूरा का पूरा कवर अप करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर कौन कौन से वो टॉपिक हैं उनको मैं अच्छे तरीके से लेकर चलूंगा। देखो भैया, अब मैं ज्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले हिमांक को अगर बताऊंगा तो फिर से वही बात हो गई कि अगर मैं हिमांक को बताऊंगा तो हमारे पास जैसे एक बीकर है, इस बीकर को मैं ये बोल देता कि यहां पर पानी है और पानी को हमें क्या करना है सर, इसको जमाना है। क्या करना है बेटा? जमाना है। तो जमाने के लिए फिर से वही बात आ गई, पानी जब जमेगा तो पानी का एक वेपर प्रेशर, जब वो आपस में जमने लग जाएगा, है ना, जब वो पानी धीरे से जमना स्टार्ट कर देगा, तो जब जमने वाला जो फेज होता है और जो पानी से बर्फ में बनने के बीच का जो साम होता है, इक्विलिब्रियम होता है, वो कहलाता है हिमांक। देखो ऐसे समझो, मैं समझाता हूं। एक पानी लिक्विड फॉर्मेट में होता है। पानी जब लिक्विड फॉर्मेट में होता है तो आपने क्या देखा होगा, जब हम इसको बर्फ में जमाते हैं तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, वही बर्फ जब जमना स्टार्ट करती है और आपको बर्फ निकालनी है, तो क्या करते हैं आप? पानी को या कटोरे को जो फ्रीजर में लगा आप निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि उसके ऊपर एक पतली पतली लेयर बनती है, तो जमना स्टार्ट ही होती है ना। और पानी का वाष्प, यानी कि बात करते हैं जब विलायक में आवासीय विलेय को कणों को घोला जाता है वाष्प घटक। अरे यार हिमांक की ये डेफिनेशन ही नहीं, ये तो हिमांक की डेफिनेशन ही नहीं हुई, ये तो हिमांक की डेफिनेशन ही नहीं हुई। हिमांक की डेफिनेशन ही कहां हो गई? वो हिमांक में अवनमन लिखा है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक रही है। तो पहले आओ हिमांक की डेफिनेशन को लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? हिमांक। जल्दी से लिखो सारे के सारे, पहले हिमांक लिखो। हिमांक को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जब पानी हमारा बर्फ बन जाए, जब लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो जल्दी से लिखेंगे, किसी पदार्थ, किसी किसी पदार्थ, ध्यान से सुनना, पदार्थ जानते हो ना, सब्सटेंस जिसको कहते हैं, किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की ठोस, किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव, ठोस तथा, ठोस तथा द्रव, किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्था में, ठोस तथा द्रव
अवस्था में अवस्था में अवस्था में वाष्प दाब जल्दी से लिखो, किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्था में वाष्प दाब जिस, फिर से वही वाली बात जो कल लिखाई थी, जिस ताप पर बराबर हो जाते हैं तो मेरे बच्चे क्या कहलाते हैं? वह पदार्थ का क्या कहलाएगा बेटा? वह पदार्थ का हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। वही वाली बात है। तो हिमांक क्या है? किसी पदार्थ का ठोस तथा द्रव अवस्था में वाष्प दाब जिस ताप पर, तो वाष्प दाब जिस ताप पर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस पदार्थ का हिमांक बोलेंगे। तो आप वो वाली डेफिनेशन नहीं बोलोगे जो अभी तक आप लोग बोलते आए हो कि हिमांक वह होता है, वह द्रव का निश्चित ताप है जिस पर वो क्या हो जाता है? जमना स्टार्ट कर देता। तो ये सारी बातें मत बोलिएगा। अब आते हैं हिमांक पे अवनमन। हिमांक पे अवनमन क्या होता है? फिर से वही वाली डेफिनेशन पढ़ना जरा ध्यान से, ठीक है बेटा? जरा ध्यान से सुनना। कल वाली, इससे पहले डेफिनेशन, एक बीकर लिया, जल्दी जल्दी देखना भैया। एक बीकर लिया, कल जिसने पढ़ा बहुत अच्छी बात समझ में आएगी। इसमें कुछ घोले गए हैं। यहां पर मान लेते हैं ये विलायक था। क्या था? ये विलायक था। और इसमें हमने क्या घोल दिया? आवाष्पशील विलेय के कण घोल दिए। किसको घोल दिया? विलेय के कण घोल दिए। विलेय के कण हमने क्या कर दिए? घोल दिए। तो यहां पर क्या हो गई? तो आपका आंसर होगा कणों की संख्या बढ़ गई। कणों की संख्या क्या होगी राजा? कणों की संख्या बढ़ गई। कणों की संख्या बढ़ी तो आपको पता होगा जब कणों की संख्या बढ़ जाती है तो गतिज ऊर्जा और वेग कम हो जाता है। तो यहां पर गतिज ऊर्जा है ना, वह वेग, क्या बेटा? वह वेग, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। गतिज ऊर्जा और वेग जब एक घट जाएंगे तो एक चीज तो और सेट होगी सर, गतिज ऊर्जा और वेग घट जाएंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? वाष्प दाब भी घट जाता था। लेकिन याद रखना यहां पर एक चीज है, जो है बाबू हिमांक भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास वाष्प दाब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हिमांक के। किसके बाबू? हिमांक के। वाष्प दाब यदि आपका घटा तो हिमांक भी घट जाएगा। तो ये वाली कल की कहानी है। तो यहां पर देखो, जब किसी ब्लैक में आवासशील कणों को घोला जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है, इसलिए हिमांक भी घट जाता है। खत्म। तो ये वाला एक नोट पॉइंट याद रखना, हिमांक में अवनमन है ना बेटा, डायरेक्टली समानुपाती होता है वाष्प दाब में अवनमन। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, नहीं तो तुम लोगों को रगड़ दिया जाएगा। रगड़ने और मसलने में हमको टाइम नहीं लगता। ठीक है ना? अब हिमांक में अवनमन की कहानी हो गई। तो यहां पर थोड़ा सा और पॉइंट लिखते हैं। अब जैसे शुद्ध विलायक का हिमांक, वही वाले पॉइंट लिख लो। शुद्ध विलायक का हिमांक अगर हम बात करेंगे तो उसको हम लोग लिखते हैं टी से। इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे विलयन का हिमांक। जब हम विलयन का हिमांक की बात करेंगे तो उसको लिखेंगे हम टीएस से। इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग हिमांक में अवनमन। क्या लिखेंगे? हिमांक में अवनमन। जब हम हिमांक में अवनमन की बात करेंगे तो यहां पर आप लोगों को हमने पिछली बात में क्या पढ़ाया था, उसको हम लोग माइनस करते थे टीएस माइनस टी। तो यहां पर करेंगे टी माइनस टीएस। कहानी में ट्विस्ट और ड्रामा जो आप लोग देखेंगे वो आपको याद रखना है। ठीक है? तो ये वाला पॉइंट सेट है। अब देखो फिर से एक डेफिनेशन, ये सब वही बातें हैं। जल्दी से नोट मारो, जल्दी से देखो एक बार। चलो बहुत बढ़िया। अब और आगे बढ़ना। अब हमारे पास है मूलल अवनमन स्थिरांक। बहुत ही शानदार। इसको हम लोग वहां पर लिखते आए थे
केबी से, अब इसको हम लोग लिखते हैं केएफ से। सेम वही बात है, 1 केजी विलायक में या 1000 ग्राम विलायक, 1 केजी विलायक में विलेय के क्या करेंगे बेटा, मोल घोलने पर हिमांक में जो कमी आती, वहां पर क्वथनांक में वृद्धि आती थी, यहां हिमांक में जो वृद्धि आएगी, सॉरी हिमांक में जो कमी आएगी उसे क्या बोलेंगे, मूलल अवनमन स्थिरांक। अवनमन का मतलब घटना, उन्नयन का मतलब बढ़ना। तो 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में विलेय का कितना, 1 मोल घोलने पर विलायक के हिमांक में जो क्या आ रही है, कमी, उससे क्या कहते हैं, केएफ। इसके लिए फार्मूला याद रख लो, इसको आप लोग ऐसे लिख लो, अगर तोड़ना चाहो तो लिख लो। तो डेल्टा टीएफ जो होता है डायरेक्टली समानुपाती एम के होता है। जो डेल्टा टीएफ होगा, क्या बेटा, जो डेल्टा टीएफ होगा वो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हम लोग लिखें के एफ इंटू एम। अब यहां पर हम लोग डेल्टा टी एफ जो होता है वो हमारे पास आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम, ये सारे के सारे आप लोग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, एनीबॉडी, कुछ भी, ठीक है, या करके आप छोड़ सकते हो। अब जरा ध्यान से सुनना, अब यहां पर एक फार्मूला फिर से कल वाला, कौन सा, हम लोग लिखेंगे यहां पर स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला एक इंपॉर्टेंट हो गया। वहां वाले पिछले वाली क्लास में, कल वाली क्लास में एक चीज थी, यहां पर के बी था और बाकी इसमें क्या हो गया, के एफ। यहाँ डेल्टा टी बी था, अब क्या हो गया, डेल्टा टी एफ। बाकी सारी की सारी कहानी सेम एज वेल एज है। लिखना चाहो तो लिख लो, जहां जल्दी जल्दी लिखो, स्मॉल एम बराबर विलेय का आड़ू भार, जल्दी जल्दी लिखो, विलेय का आड़ू भार, विलेय का आड़ू भार होता है, सर हम बात करते हैं स्मॉल डब्ल्यू बराबर, इसको बोलेंगे विलेय का भार, क्या बोलेंगे राजा, विलेय का भार बोलेंगे। सर कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा विलायक का भार, इसको क्या बोलेंगे, विलायक का भार, इसको क्या बोलेंगे, विलायक का भार। सर के एफ बराबर क्या होता है, देखो क्या लिखा, मूलल, मूलल अवनमन, अवनमन, मूलल अवनमन स्थिरांक, मूलल अवनमन स्थिरांक। तो ये हो गया मूलल अवनमन स्थिरांक, मूलल अवनमन स्थिरांक। और क्या बचा, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ क्या बोलोगे, जल्दी से देखो, डेल्टा टी एफ क्या बोलोगे, तो डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी माइनस टी एस, हिमांक में अवनमन, इसको क्या बोलोगे, हिमांक में, हिमांक में अवनमन, अवनमन। मैं पूरा का पूरा एक बार रिवाइज करा दूंगा, पहले आप कोशिश करो सारा का सारा देख डालो, नोट करो, नोट करो, नोट जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट करो, जल्दी से। हो गया राजा, चलो अब इसके बाद और आते हैं, यहां तक डन है सब, एकदम टनाटन, कोई दिक्कत समस्या, जल्दी से बोलो, अरे यस का सिंबल बोलो, यस पूर्णता तो करते रहो। हो गया, चलो एक हेडिंग बना लो, क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन की सीमाएं। बनाओ बेटा, क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन, हिमांक में, हिमांक में अवनमन की सीमाएं, अवनमन की सीमाएं, की सीमाएं। कहने का मतलब ये है
कि अगर हम बात करें क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, ये कहां कहां काम करेगा, ये बात है। ठीक है ना भाई। मतलब अगर हम ये कह दें क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, हम किन किन बातों पर ध्यान रख सकते हैं, किन किन बातों को ही हम देख सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, उन बातों का ही ध्यान रखना है। अगर ये हमें टारगेट ना मिला तो क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तो कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, एकदम भरपूर, एकदम दांत खिल्लित प्रफुल्लित हैं, लगता है क्वथनांक उनको देखकर उनकी एक्स याद आ गया। ऐसा तो नहीं है? क्यों भैया? लिखो ये विधियां केवल ये विधियां केवल तनु विलयनों पर तनु विलयनों पर तनु विलयनों पर तनु विलयनों पर कार्य करती है तनु विलयनों पर कार्य करती है। जल्दी से लिखो पहला पॉइंट। ठीक है बेटा? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनमें केवल या ये केवल विद्युत अनअपघट ठीक है भैया? ध्यान से देखो क्या लिखा, ये केवल विद्युत अनअपघट का मोलर द्रव्यमान ही ज्ञात कर सकते हैं, या मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पहला पॉइंट ये होता है, पहला पॉइंट क्या हुआ? पहला पॉइंट ये कहता है तनु विलयन होना चाहिए। दूसरा ये कहता है विद्युत अनअपघट का ही, जो अनअपघट है, जिनको हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना, जिनको हम विलयन में आयन में ना तोड़ सके, वो विद्युत अनअपघट होते हैं। तो उन पर उनका ही हम मूल द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और अगर वो विद्युत अपघट है तो उसका हम मूल द्रव्यमान नहीं निकाल पाएंगे, तो वो भी हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो कितने पॉइंट हो गए? 2। जल्दी से लिखो, फिर आगे लिखते तीसरा पॉइंट। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, ये केवल आवाष्पशील, है ना, आवाष्पशील विलयनों पर कार्य करती है। जल्दी से लिखो, ये केवल आवाष्पशील विलयनों पर कार्य करती है। ठीक है, कार्य करती है। तो एक पॉइंट ये हुआ, कहां पर कार्य करेगी? तो आपका आंसर होगा अवाष्पशील, मतलब जो वाष्पशील नहीं है। ठीक है बेटा? एक और पॉइंट लिखो, चौथा। विलेय विलायक में क्या लिखोगे? विलेय विलायक में पूर्णता विलेय ना हो। अगर हमारा पूर्णता विलेय है तो भी हमारा नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, नोटेड, नोट करो। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। बबरे ने खिलाया फूल फूल के ले गया राजकुमार, ओ बबरे ने खिलाया फूल फूल के। देखो, आप जानते ही है ना, ऐसा हो ही होता है। ठीक है, भंवरा फूल खिलाता है, तोड़ कोई और ले जाता है ना, मोहब्बत कोई और करता है, शादी किसी और के साथ हो जाती है। यही होता है मेरे बच्चे, यही होता है, यही है असली सत्य। उस सत्य से आप परिचित रहिए।
और अपने करियर पे विशेष ध्यान रखो, है ना। चले चलो, तो यहां पर ये खत्म। अब हमारे पास एक पॉइंट है, दैट इज द परासरण। बहुत ही सिंपल तरीके में समझेंगे और आप समझ गए तो उस स्मार्ट हो। देखो परासरण क्या होता है। परासरण बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं ऐसे समझाऊं, आपने वो देखा घर में रखी हुई चलनी, देखो आपने क्या देखा होगा, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते, छोटे छोटे छेद होते। अब चलनी में ला तो नहीं सकता, नहीं तो पिले जाएंगे हम, ठीक है ना, पिलौशी हो जाएगी हमारी, इसलिए ना जाइए हम, है ना। क्या बेटा आटा वाटा फैल गया तो दिक्कत हो जाए। ये मान लेते हैं छोटी छोटी। अरे वो देखो, आपने एक चीज देखी होगी यार, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। आपने वो देखा होगा, बहुत सारे महिलाएं या हमारी बहनें या हमारी माताएं या मौसी या बुआ कुछ भी क्या करती हैं, तो नेट वाली साड़ी नेट वाली साड़ी पहनती है ना। मैं उनको मच्छरदानी बोलता हूँ, पता है क्या बोलता हूँ, मच्छरदानी बोलता हूँ। मच्छरदानी क्यों बोलता हूँ, आर पार तो उसमें दिख ही रहा होता, इधर से देखो तो इधर से देखो तो भी। अब पता चला ससुर जी आए, बहू जी ने क्या कर लिया, मुंह को ढाक लिया। अरे भैया मुंह तो ससुर जी को दिख ही रहा है, तो पल्लू करना ना करना क्या ही फर्क पड़ा है। हम उसको इसीलिए मच्छरदानी के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके सामने कोई पहने तो उसको आप मच्छरदानी बोल सकते हैं, ठीक। तो आपने देखा होगा कि वो कॉटन का भी एकदम शुद्ध कॉटन का कपड़ा होता, तो वो भी एक तरीके वैसी होता है, छोटे छोटे होल होते हैं, है ना। देखा है, नहीं देखा, अरे यार देखा होगा, गंदे बच्चे, देखा है, सभी ने देखा है ना। तो यहां पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है भैया, नजरें आर पार हो जाती, नजरें आर पार सर जी, इसको कहते हैं पगले अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम, अर्धपारगम का मतलब आधा दिखता हुआ, पार कर जाए, राइट। तो परासरण क्या होता है, परासरण में जो शुद्ध विलायक के अणु होते हैं, जैसे मान लेते हैं यहां पर इधर वाले हमारे पास शुद्ध विलायक है, क्या है, शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक क्या करेंगे, इस झिल्ली के आर पार निकल जाएंगे, और इधर मान लेते विलयन है। तो जब हमारे पास शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा पृथक हो जाए, मतलब निकल जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, परासरण। क्या कहलाता है, परासरण। तो सिंपल सी परासरण की डेफिनेशन है, जल्दी से देखो परासरण क्या है। जब दो विभिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों में अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परासरण। तो अर्धपारगम में झिल्ली का मतलब क्या होता है, शुद्ध विलायक के अणु जो होते हैं वो कहां चले जाते हैं, विलयन की तरफ चले जाते हैं। अब यहां पर वही बात, अब जरा ध्यान से सुन लो, ये हमने यहां पर देखो, ये जो मान लेते हैं ये बनाई है एसपीएम। एसपीएम जानते हो, एसपीएम को हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एसपीएम बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली एसपीएम, शॉर्ट में इसको एसपीएम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एसपीएम, अर्धपारगम झिल्ली। अब मान लेते हैं दो विभिन्न सांद्रताओं वाली, मान लेते ये वाला हमारे पास तनु विलयन है और ये वाला हमारे पास सांद्र विलयन। अब तनु का मतलब पतला, सांद्र का मतलब गाढ़ा, तो ये वाले अणु किधर की तरफ जाएंगे, सांद्र विलयन की ओर, था ना। तो देखो क्या लिखा गया, जब दो विभिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को अर्धपारगम, दो विभिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो विलायक के, ये वाला मान लेते तनु है तो ये विलायक, विलायक के अणु जो होते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो ये जो गति है अणुओं की दिख रही है, इसको ही हम कहते हैं परासरण। अब इसी तरीके से आता है परासरण दाब। तो ये वाले अणु जैसी सांद्र विलयन की ओर पहुंचेंगे, तो सांद्र विलयन के ऊपर हम यहां पर लगा देंगे ऐसे करके दाब। जैसे ही दाब लगाएंगे तो जितने अणु आए थे वो दोबारा से अपनी जगह पर चले जाएंगे। तो जितना दाब आरोपित कराया हमने विलयन की तरफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब। फिलहाल अब परासरण ही डायरेक्ट दिखा देते, लेकिन पहले परासरण और विसरण में अंतर समझो। टाइम टेकन प्रोसेस है इसलिए थ्योरेटिकल, इसलिए जल्दी समझा दे रहे। देखो इनका परासरण दाब क्या कहता है, परासरण दाब कहता है जो विलायक के, है ना बेटा, विलायक तनु विलयन से कहां जाता है बेटा, सांद्र विलयन की ओर। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, अणु सांद्र विलयन से कहां जाएगा, तनु, मतलब ये तनु से सांद्र जाएगा, और विसरण कहां जाएगा, सांद्र से तनु जाएगा। इधर देखो, इसमें अर्धपारगम झिल्ली चाहिए होती है परासरण में, और इसमें अर्धपारगम की झिल्ली की जरूरत नहीं। इसमें केवल विलायक के ही अणु गति करेंगे, इसमें विलय और विलायक के दोनों के अणु गति करेंगे। इसमें आ जाओ, परासरण को हम रोक सकते हैं लेकिन हम विसरण को नहीं रोक सकते। परासरण रोक देंगे क्योंकि वहां पर अर्धपारगम चाहिए, अर्धपारगम हटा लिया तो काम ही नहीं करेगा।
लेकिन इसमें तो अर्ध पारगम लगती नहीं है, तो ठोस द्रव गैस सभी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विसरण का, क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद हमारे पास आता है परासरण को रोका जा सकता है, परासरण को हम रोक पाएंगे और विसरण को नहीं रोक पाएंगे। दोबारा, तनु से सांद्र, तनु से सांद्र, सांद्र से तनु, अर्ध पारगम जरूरत, अर्ध पारगम जरूरत नहीं है। सर इसमें विलायक के अणु करेंगे, इसमें विलायक के अणु के साथ ही साथ क्या बेटा, इसमें अगर हम देखेंगे विलय और विलायक के दोनों के करें। यहां पर परासरण द्रव में होता है, लेकिन विसरण ठोस द्रव गैस तीनों में होता है। परासरण को रोक पाओगे और इसको नहीं रोक पाओगे। ऐसे आपको कंटिन्यूअसली याद करना। लग रहा होगा कुछ बच्चों को थोड़ा तेज है, लेकिन तेज कुछ नहीं, क्योंकि सड़ियल टॉपिक पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा सा। अब परासरण दाब, अगर आप परासरण समझ गए तो परासरण दाब भी समझ जाओ। अब देखो, जैसे ही ये वाले अर्ध पारगम झिल्ली शुद्ध विलायक से कहां है, विलयन की तरफ, हमने देखो यहां पर क्या लगा दिया, दाब। इधर पर हमने क्या लगा दिया, इधर पर हमने क्या लगा दिया, दाब। जितना हमने दाब यहां पर आरोपित किया, दोबारा से कर, ध्यान से देखो, ये दोबारा जाने लग गए। अब यहां पर मैं अगर आपको दिखा पाता तो दिखा सकता हूं, लेकिन तुम लोग उस लायक हो नहीं। लेकिन चलो कोशिश करते हैं कि तुमको हम दिखा दें। दिखाने की कोशिश कर तो सकते थे, लेकिन 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 शायद 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 हुलू लुलू लुलू, आहा हा 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 हा, अरे चल रे, चलता क्यों नहीं है रे यहाँ पर, या ओस्मोटिक प्रेशर। देखते हैं अगर उसी तरीके से काम हुआ तो ठीक है। काम ही नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट वर्किंग। नहीं कर रहा यार, कोई मतलब नहीं, हटाओ। कर जाता तो 3D में मैं दिखा पाता, ठीक है, अणु दोबारा मूव कर जाता। तो यहां पर क्या हुआ, ध्यान सुनना, जब अर्ध पारगम झिल्ली से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर कण आए, तो हमने विलयन की तरफ क्या लगा दिया, दाब, तो दोबारा से कण वापस हो गए। तो क्या बोलते हैं, जब किसी विलयन में अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक के या शुद्ध विलयन से या शुद्ध विलायक से पृथक किया जाता है, तो परासरण की क्रिया विलायक से विलयन की ओर होने लगती। कहां की तरफ, विलायक से विलयन की तरफ होने लगती है। इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना दाब आलोपित लगाते हो, उसको हम लोग कहते हैं परासरण दाब। तो अपनी भाषा में ऐसे कह सकते हो, जब तनु विलयन के कण सांद्र विलयन की ओर प्रवाह करते हैं, या अर्धपारगम झिल्ली को भी बोलना चाहते हो, जब तनु विलयन के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर प्रवाह करते हैं, तो सांद्र विलयन की तरफ जितना दाब आरोपित किया जाता है, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। आप अपने भाषा में लिख सकते हो। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर, परासरण दाब, हाँ या ना बोलो और दिल के दरवाजे खोलो। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ पॉइंट पे, जिस पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास वान टाप फैक्टर, वान टाप ने क्या बोली, एक बात बोली। इन्होंने बोला तनु विलयन में विलय के कण, तनु विलयन में विलय के कण बिल्कुल किस तरीके से काम करते हैं, गैस की तरीके से। यानी कि विलयन यदि पतला है तो वो लगभग कैसा नजर आएगा, गैस के तरीके। ये मान लो कि वो गैस ही होते हैं, इतना पतला। ये बोला था वांट ने। अब क्या क्या बातें हुई, अब वांट के साथ ही साथ आगे वायल वान टाप। अब इन्होंने क्या बोला, स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब P और उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। इसको समीकरण 1 डाल दो। अब देखो एनसीईआरटी ने P को ही पाई लिखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को नोट पॉइंट में याद रखना है, P को ही क्या बोलते हैं, पाई। आपके स्कूल की टीचर करा दें। तो स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब P, उसकी सांद्रता C के समानुपाती। ध्यान देना। दूसरा पॉइंट एक और क्या आता है, स्थिर सांद्रता पर विलयन का परासरण दाब P, परम ताप T, यानी कि T के क्या होता है बेटा, समानुपाती। समीकरण 2 डाल दो। इंपॉर्टेंट है कि इससे इक्वेशन निकल के आती। तो क्या हो गया, इधर क्या था, जल्दी से देखो, PC और यहां PT।
अब एक काम करते हैं, अब यहां पर एक काम करो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, या एक काम करते हैं पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो क्या था, P प्रोपोर्शनल C समीकरण 1 और P समानुपाती T समीकरण 2। अब इसमें देखो क्या लिख रहा है, आप देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ है समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे सर P प्रोपोर्शनल CT दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, यही तो दिख रहा है, यही तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इस प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहां पर हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर आएंगे, P बराबर CRT, आर को ही एनसीईआरटी ने S बोला है, ठीक है तो मैं बता दे रहा हूं पता होना चाहिए। अब यहां पर देखो जो C होता है, C हम सांद्रता कहते हैं, तो ये N अपॉन में V आ जाता है, तो इसकी जगह पुट करा देंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा, N अपॉन में V, N अपॉन में V इंटू RT। अगर हम V को क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, PV बराबर NRT। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एक नाम से जानते हैं आदर्श गैस समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, आदर्श गैस समीकरण। ठीक है भैया। आप फिर से देखो, N बराबर हम लोग क्या बोलते हैं, W/M, तो हम ये भी तो कह सकते हैं सर PV बराबर W/M इंटू RT हो जाएगा, इंटू RT। एक हम ये इक्वेशन को दिखा सकते हैं, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। अब ये ना बोलना परासर दो टाइप के होते हैं, अंता परासर, बा परासर, एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, इसलिए मैं इस पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। न चोमू लाल बना दूंगा मैं तुमको, चोमू लाल, ठीक है ना। क्या बोला, अंता परासर, बा परासर मुझे भी पता है ना। अंगूर को अगर आप पानी में डाल देते तो बा परासर, अंता परासर आप किसमिस को पानी में डाल देते हैं तो पानी उसके अंदर चला जाता है। तो भाई मेरे को सब आता है, जरूरी नहीं है कि वो बताया जाए, क्योंकि कभी नहीं पूछा जाता, कभी नहीं पूछा जाता। एक बच्चे ने बोला फार्मलता, बेटा सिलेबस से बाहर है, ठीक है ना। मैं कमेंट चेक करता रहता हूं, तो जहां लिख लेना। अच्छा, आर की वैल्यू यहां पर दे रखी 0.0, याद कर लें 0.0821, 0.0 ये गैस नीतांक होता है, 821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। याद हो जाए तो लिख लेना, इसको हम लोग गैस नियतांक बोलते हैं, गैस नियतांक, ठीक है। डन है भाई। तो मैंने क्या बोला, पी को पाई बोला जाता है और आर को एस बोला जाता है। ये है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के मुताबिक। आपको कोई बात रह जाए उससे पहले मैं आप लोगों को सब बता दे रहा हूं, ठीक है ना भाई, क्लियर है। और रंबा हो आया ना, ठीक है ना भाई। चलो 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 चलो, अब एक और आ जाता है, अब बस खत्म है, व्युत्क्रम परासर, समपरासरी, और इसके बाद आपका वानठाप और खत्म। अब जरा ध्यान से सुनना, थर्ड लास्ट है छोटी सेटिंग। जिन विलेनों के परासर दाब क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर, क्या कहलाते हैं, समपरासरी। समपरासरी का मतलब जिनके परासर समान हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास P1 और P2 बराबर है परासर, तो उसकी सांद्रता भी तो बराबर होगी C1 और C2 की, हाँ या ना, ये कॉमन बात होगी। अगर परासर बराबर है तो उसकी सांद्रता भी बराबर होगी। अगर हमारे पास सांद्रता का फार्मूला पड़ा था N/V, अगर मैं इस पे पुटअप कराता तो मैं क्या बोलता कि यहां पर बोल पाता, ध्यान से सुनना, यहां पर क्या बोल पाता, N1/V1 और बोल पाता N2/V2, N2/V2, N2/V2। और फिर से आपको पता है कि जो N होता है वो W/M होता है, W/M। तो आप इसके मुताबिक एक फार्मूला बना सकते हो, W1/M1 इंटू V1, और यहां पर W2 क्या हो जाएगा, W2/M2 इंटू V2, एक ये, ठीक है भाई साहब। कुछ छोड़ने का मतलब नहीं है, आप देख सकते हो हर एक चीज आपके सामने।
कैसे क्या बन रही वो आप देख सकते हो। मेनू दिल दा, ठीक है, क्लियर है, टेंशन ना लो, टेंशन नहीं। कल का जो लेक्चर होगा वो टोटल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस होगा, जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे ढेर सारे, और कम से कम क्लास कल 8 बजे क्लास है क्या? कल शेड्यूल चेक करता हूं, अगर 8 बजे क्लास तो ये मान लो कम से कम 1.25 घंटे तो जानी जानी, 1.25 घंटे के अप्रॉक्स तो मान लो, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाना है ना भाई साहब, और न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर, थोड़ा सा टाइम लगता है सर, ठीक है। मे बी बेटा अगर कल आपकी 8 बजे है और 6 बजे कल कोई और पढ़ा रहा, 4 बजे कोई और पढ़ा, आई डोंट नो, तो ये मान लो कि 9:30 तक है और 9:45 या 10 तक तो खींचेगी, ठीक है। अब एक व्युत्क्रम परासर से पहले एक छोटी सी हेडिंग बनाओ, अति परासरी या अर्ध परासरी, जल्दी से लिखो। एक हमारे पास होती है अति परासरी, अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन, और एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध 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 परासरी, परासरी विलयन, परासरी विलयन। अति परासरी और अर्ध परासरी का मतलब क्या होता है? देखो, दोनों विलयनों में जिसका परासर दाब अधिक तो वो हमारे पास है अति परासरी, ठीक है ना भाई, और जिसका परासर कम वो हमारे पास है अर्ध परासरी। तो जल्दी से हेडिंग लिखो, जल्दी से लिखो, दो विलयनों में जिस विलयन का परासर दाब अधिक होता है उसको हम लोग अति परासरी बोलते हैं, ठीक है। लिखो, दो विलयनों में, दो विलयनों में, दो विलयनों में, दो विलयनों में जिस विलयन का, जिस विलयन का, जिस विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब अधिक होता है, क्या होता है? अधिक होता है, उसे उसे क्या कहते हैं? अति परासरी, अति अति परासरी, अति परासरी विलयन। तथा जिसका परासरण दाब, जिसका परासरण दाब, क्या? परासरण दाब कम होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है, उसे उसे परासरण दाब कम होता है, उसे अर्ध परासरी विलयन कहते हैं, अर्ध परासरी विलयन कहते हैं। डन है सर? इज इट डन? नोटेड? जल्दी से लिखो। इसी तरीके से आप एक नोट लिखना चाहो तो नोट लिख सकते हो, क्या बेटा? नोट में जो हमारे पास सांद्र विलयन होता है, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन हमारा होता है अति परासरी, अति परासरी। और जो हमारे पास तनु विलयन होता है, जो हमारे पास तनु विलयन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध, क्या बोलते हैं? अर्ध, अर्ध परासरी, ठीक है। तो हम हैं बीड़ू, हम हैं, और किसी से ना तो कम है और ना तो ज्यादा, मतलब ज्यादा ही है बट कम है। जल्दी से नोट कर लो, छाप लो जल्दी से। अर्ध को ही हम लोग अल्प भी कहते हैं, की बात है, ठीक है ना।
अद्ध को ही हम लोग अल्प भी कहते हैं ना आप लोग घबरा जाओ। अल्प, क्या? अल्प, अल्प पराशरी, अल्प पराशरी। डन है। अब आ जाओ इधर पर। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ वितक्रम पराशर। वितक्रम, वितक्रम देखो, वितक्रम पराशर को देखो। समुद्र का पानी देखा है? अरे एक घर में आप लोग उसको देखते हो, ये देखो, इसको हम लोग आरओ कहते हैं। आरओ का मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। आपके घर में क्या होता है? आरओ होता है। ये क्या करता है? पानी को फिल्टर करता है, गंदे पानी से स्वच्छ पानी में बदलता है। राइट? तो ये वही है। आपके घर पे देखो, ये है खारा पानी और ये अर्धपारगम झिल्ली। अब खारे पानी में हम दबाव लगाएंगे, बीच में लगी होगी अर्धपारगम झिल्ली। नमक के कण अर्धपारगम झिल्ली से भेद कर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो इधर पर आ जाएगी पानी, पानी के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली का काम क्या होता है? केवल और केवल क्या करता है बाबू? वो किसको निकालता है? तो आपका आंसर होगा विलायक के अणुओं को खाली निकालता है, उसको प्रवाह करता है, विलयन के नहीं। तो अगर ये मान लेते हैं समुद्री पानी खारा पानी है, तो इस खारे पानी में हम जैसे दबाव लगाएंगे तो केवल पानी पानी के कण जाएंगे, जो नमक होगा वो यहीं रह जाएगा। देखो नमक के अणु कैसे, ब्लू वाले यहीं, और ये ग्रीन वाले जो दिख रहे हैं वो पानी था, तो पानी के अणु निकल गए इधर, तो ताजा पानी, और ये खारा पानी अलग, तो नमक अलग हो गया। तो ये हमारा कहलाता है वितक्रम पराशर, है ना, या प्रति पराशर, एक ही बात होती है। तो देखो यहां पर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से देखो पढ़ो। शुद्ध जल व अशुद्ध जल द्वारा, शुद्ध जल व अशुद्ध जल द्वारा पृथक होता है। तो अशुद्ध से हम लोग शुद्ध बनाते हैं, तो पराशर की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होती है, परंतु अशुद्ध जल का बाह्य लगाने पर, तो अशुद्ध जल में हम क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। तो जैसी दाब लगाएंगे तो पराशर कैसे होने लगता है? विपरीत दिशा में। तो पराशर कैसा होने लगेगा? विपरीत दिशा में। तो क्या होता है बेटा? जिससे अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त होने लगता है। इस क्रिया को हम वितक्रम पराशर यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट। फिगर को समझो और अच्छे से देखो कैसे हम लोग पानी निकाल रहे हैं। तो आप इतना समझ लो, शुद्ध जल से अशुद्ध जल, अशुद्ध जल से शुद्ध जल को प्राप्त करते हैं, जिसमें पराशर विपरीत दिशा में चलने लग जाएगा और अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम वितक्रम पराशर कहते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में छोटे से स्मॉल अमाउंट में अपनी डेफिनेशन को ऐसे यूं लिख सकते हैं, ठीक है? चलेगी? ठीक है। नाउ द लास्ट डेफिनेशन फॉर दिस चैप्टर, दिस इज द वान टॉप गुणांक। वान टॉप गुणांक क्या होता है? वान टॉप गुणांक क्या होता है? देखो वान टॉप गुणांक क्या होता है, जैसे ये लिखा है, वियोजन या संगुणन के बाद कण अपॉन में वियोजन या संगुणन के पहले कण। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा होता है NaCl और मैं कह देता है इसका वान टॉप गुणांक निकालो, तो पहले ये था संगुणन या वियोजन, मतलब जुड़ने या टूटने से पहले कण, और इसको अगर हम ब्रेक कराते तो Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव आता है, यस और नो। अब देखो यहां पर एक, देखो अणु ये है, एक अणु है, कितने हो गए? 2, और अपॉन में पहले कितना है? 1, तो यहां पर 1 लिख दो। तो I बराबर, अगर आप ध्यान से देखोगे कितना आएगा? 2, तो I की वैल्यू 2, तो वान टॉप फैक्टर 2। जैसे और लिख देते, लिखा होता CaNO3 का होल ऑफ ट्वाइस लिखा होता, और इसको अगर हम ब्रेक कराते तो अगर हम देखते तो हमारा बन जाता, क्या बन जाता? यहां पर देखते देखो Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2NO3 निगेटिव। इसका मतलब एक इधर है और 2 इधर है, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 बराबर कितना? 3। अगर ये 3 आ रहा है तो I बराबर कितना है? 3 बटे कितना? पहले कितना है? 1, तो हमने 1 रखा, तो कितना आया? 3। तो वान टॉप फैक्टर कितना? 3। समझे? जैसे और लिखो, जैसे मैं लिख देता यहां पर, और लिख लेते, जैसे और क्या लिख दूं यार, और क्या लिख दूं? ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, CaOH का होल ऑफ ट्वाइस लिख देते, इसको देखते तो Ca डबल पॉजिटिव हो जाता, Ca डबल पॉजिटिव हो जाता प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH निगेटिव, तो 1 इधर है 2 इधर, तो 1 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 3। और यहां पर पहले कितना? 1, तो 3 बट्टा 1 कितना आया? 3। तो I बराबर कितना हो गया? 3। तो वान टॉप फैक्टर कितना हुआ? 3। क्लियर है? नोट आया ना? नोट करो।
सॉरी लाडले, माता जी का कॉल था इसलिए उठाना पड़ा, है ना, नहीं तो मैं बेसिकली उठाता नहीं हूँ, आप भी जानते होंगे। अब मैंने आप लोगों के क्या खोल दिए हैं, चैट सेक्शन खोल दिया है, और अब आप बताइए। माफी चाहते हैं, वो माता जी का कॉल था इसलिए उठाना पड़ा। मम्मी आज मेरी थी नहीं, रोटियां मैं बना रहा हूँ सुबह से, पागल हो गया हूं मैं रोटी बना बना के। चलिए अब मैं गिलास पानी मार लूं। सर आपका आईफोन कौन सा है? बेटा वही बस जो लेटेस्ट में चल रहा है वही ले आया यार। एक किडनी बेच दी है, अभी टाँके हैं अभी बेटा, कभी कभी ब्लड आने लगता है, तो एक किडनी निकल गई। बस फोन है 17 प्रो मैक्स। अभी भी टाँके लगे, दिखा नहीं सकता ना, मैं दिखा देता यहाँ पे, है ना। हो गया ना भाई। अच्छा सारे लोग ध्यान से सुनो, मैं आफ्टर द क्लास यहाँ पर तो नहीं, मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे इवनिंग में आप लोगों को देने वाला हूं फॉर्मूला लिस्ट, फॉर्मूला लिस्ट। ये फॉर्मूला लिस्ट आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कहां पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल हमारा कौन सा है आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैं भी दिखा दे रहा हूं। यहां पर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, और यदि आज सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, यहां पर आपको मिलेगी फॉर्मूला लिस्ट। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फार्मूला लिस्ट आप जाएंगे यहां पर, ये वाला चैनल को ज्वाइन करेंगे, केमिस्ट्री विथ योयो, ठीक है। इसको आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद फिर से दिखा दे रहा हूं, ये है, यहां पर आपको हर एक नोट्स, हर एक चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो यहां पर आप जाओगे, यहां पर जाकर आप अपने किसको, और ये वाला जरूर ज्वाइन करें, ये वाला केमिस्ट्री विथ हर्ष सर, दिस इज द ऑफिशियल चैनल। नोट्स और हर एक चीज आपको केमिस्ट्री विथ योयो नोट्स वाला पे मिलता रहेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। आपको एक मिलेगी फॉर्मूला लिस्ट, जिसमें आपको सॉल्यूशन चैप्टर का कंप्लीट न्यूमेरिकल मतलब आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, और वो आप लोग ज्वाइन कर लोगे। वो जब मिल जाएगा तो आप लोगों को जब कल आओगे तो हर एक बच्चा अपना ये प्रॉपर वे में न्यूमेरिकल्स को लगाने से पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो कल जब हमारी चलेगी तो कल बेसिकली हम एक ही चीज कराएंगे, वो है फॉर्मूले। तो हर एक बच्चा फॉर्मूला करने के लिए तैयार है, मतलब न्यूमेरिकल लगाने के लिए तैयार है। जल्दी से बताओ, जिन भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन जरूर करें, नहीं तो मजा नहीं आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अच्छा एक क्वेश्चन करके, एक क्वेश्चन बताओ सड़ू सा क्वेश्चन आप बता दो, बस एक क्वेश्चन बता, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा संबंध विलयन पराशर दाब को व्यक्त करता है? बोर्ड एग्जाम के आया हुआ क्वेश्चन है, जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं वो कर ले जाते हैं। बता दो। किट नहीं आई? अच्छा किट वाला प्रॉब्लम चल रहा है, आई नो, मैं समझ रहा हूं। देखो यदि आपका गांव बहुत रूरल एरिया में पड़ जाता है, जहां पर डिलीवरी बॉय नहीं पहुंच सकता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है उस जगह पर। जल्दी से बताओ, उस क्वेश्चन का आंसर दे दो। जो बच्चे बता देंगे उनको मिलेगा कुछ नहीं। देखो बहुत सारे बच्चे बता रहे होंगे, अभी आप लोगों को मैंने कराया था, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी के था, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के था, अगर आप देखते तो पी प्रोपोर्शनल सी टी का था। यही हम बोलते थे पी बराबर जो होता है, पी बराबर सी आर टी होता है। अगर सी आर टी होता तो अगर मैं पी को नीचे भेज देता तो हम पी अपॉन में सी इंटू आर टी ऐसे लिख सकते थे, बराबर आर टी। इसके अलावा हम और कुछ नहीं लिख सकते। तो ये वाला तो हमारा हो नहीं सकता, आर सी गलत, ये वाला तो बिल्कुल नहीं, आर नीचे आ जाता, है ना, आर नीचे आ जाता तो कैसे आ जाता भैया, ये भी पॉसिबल नहीं। अगर हम पी के मल्टीप्लाई करा दे तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बना, जिसको आप लोग बोलोगे 4 नंबर।
आप बी कैसे दे सकते हो? बहुत सारे बच्चे ये बी दे रहे हैं, तो बी को अगर हम देखेंगे तो बी का मतलब क्या हुआ? बी का मतलब क्या हुआ? इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हो? आर या पी इंटू आर, पी इंटू आर बराबर सी टी। ऐसा कहां से पॉसिबल हो गया? अबे पगले हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई साहब पहले देखा तो करो। अब देख लो कैसे बना चौथा क्वेश्चन। तो यहां पर चौथा ऑप्शन 100% है। 17% बच्चे दे, 18%। सोच सकते हो आप। पहला हिम्मत सिंह ने आंसर दिया, सॉरी हेमंत तिवारी थे। ठीक है ना भैया? आप देख सकते हैं आप अपने आप को। अच्छा, आज आया ना मजा? कोई बातचीत नहीं करी, धीरे धीरे मैं और ऐसे ही हो जाऊंगा। केवल लास्ट में बातचीत करेंगे, डाउट देख लेंगे, बाकी कुछ नहीं। और आज के चैप्टर में आई थिंक डाउट है ही नहीं। ठीक है ना? चलो, कल कल शाम को होगी आई थिंक क्लास 8 PM पे, है ना? और अगर शाम को क्लास है, ठीक है ना, अगर शाम को क्लास, तो ये मान लो न्यूमेरिकल लगेंगे भयंकर वाले, तो तैयार रहो कल, कुर्सी की पेटी टाइट करो। इसीलिए तो हर एक चैप्टर में मैंने न्यूमेरिकल सेक्शन, एक प्रैक्टिस सेशन लगाया। किस लिए लगाया? इसीलिए लगाया है, इसीलिए प्रैक्टिस सेशन लगाया है, ताकि आप लोगों को जो कोई नहीं करा रहा वो मैं कराऊंगा क्लास के अंदर। टेंशन न लो। तुम लोग बोलोगे फलाने नहीं करा रहे, ढिगाने नहीं करा रहे, तभी तो अपन मजा लेगा भाई। कुछ तो अलग दिखना चाहिए भाई। तो यहां तक आप लोगों को मैंने बता दिया, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम सॉल्यूशन चैप्टर के क्या भेज देंगे आप लोगों को। क्या क्या भेज देंगे बताओ? सॉल्यूशन चैप्टर के क्या भेज देंगे आप लोगों को? भेज दूंगा मैं एक चीज जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल, है ना? न्यूमेरिकल सीट भेज दे, सॉरी फार्मूला सीट भेज देंगे, आ जाओगे। और कल सारे लोग तैयार बैठना, कल स्पेशल न्यूमेरिकल लगाएंगे। मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था? ऐसा नहीं होगा कि मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, लेकिन कल केवल न्यूमेरिकल कराऊंगा। बीच बीच में एमसीक्यू लाऊंगा दनाके से, है ना? लेकिन उसमें मैं कोशिश करूंगा कि पोल ना हो। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब होगा। फार्मूला लिस्ट आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, और कहीं नहीं मिलेगी, केवल सॉल्यूशन चैप्टर पे ले जाना। तो केवल आज आप लोग क्या करेंगे, फुल चैप्टर, है ना, जो हमारा पूरा चैप्टर हो गया है, इस चैप्टर को आप क्या करोगे? कंप्लीट रिवीजन। क्या करोगे? कंप्लीट रिवीजन करो, और इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ो। और कल मैं इसके कल आऊंगा तो क्या लगाऊंगा आके? कल न्यूमेरिकल लगाऊंगा। कल न्यूमेरिकल लगाने आऊंगा, तो सारे लोग तैयार हो जाओ, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज लग रहा है 1 घंटे भी नहीं हुए, सब कुछ खत्म। क्यों? क्यों गुरुजी? आज तो सर आप बड़े जल्दी क्लास को ओवर कर दी। अरे तो क्या हो, होमवर्क कुछ नहीं है, होमवर्क एक ही चीज है, कंप्लीट होल चैप्टर का आप रिवीजन करके बैठो। ठीक है? केमिस्ट्री विद योयो पर कोशिश रहेगी मेरे इस वीक, मैं आप लोगों के साथ एक टाइम मेंशन करवा के, या केमिस्ट्री विद हर सर पे मैं आपको बता दूंगा, लिंक भेज दूंगा, आप लोगों से वीडियो कॉल पे मैं करूंगा बात। ठीक है? जिन भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम्हारा भैया आप लोगों से बात करेगा ऑन टॉप टेलीग्राम पर। ठीक है? तो ये भी हमारी एक नई मुहिम चलेगी, जो आप लोगों को मेरे साथ बनकर रहना। ठीक है? और कोई दिक्कत समस्या आएगी तो पढ़ लेंगे हम क्लास के अंदर, और बाकी सब ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख सकते हैं जरा। सर टेस्ट ऑप्शन क्या है? टेस्ट कब शुरू होंगे? चैप्टर ये कंप्लीट हो रहा है, पहली बात तो हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, पहला। दूसरा, आप लोगों के पास एक शेड्यूल आ जाएगा अनाउंसमेंट सेक्शन में, तो वहां पर कब टेस्ट, कैसे टेस्ट होना है, वो आपको पता चलता रहेगा। टेलीग्राम कैसे जाएं? बेटा नाम सर्च करें, नहीं तो हमने आपको दिखाया था। अगर आपको लगता है तो ये क्यूआर देख लो, ये बाबू एक क्यूआर देख लो, है ना, ये क्यूआर देख लो, ये देख लो क्यूआर। इस क्यूआर को स्कैन कर लेना कैसे भी करके, तो दूसरे फोन से फोटो खींचना, ये स्कैन कर लोगे तो डायरेक्टली वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है? और क्या था सर? अनादर्श सॉल्यूशन समझ में नहीं है। अनादर्श नहीं है जो राउल्ट के विलयन को पालन ना करता हो, वो अनादर्श, इतना याद रखो, बहुत ज्यादा क्या ही। बाकी और भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको समझा दूंगा, बाकी आप लोगों के साथ। बेटा यहाँ पर आर की वैल्यू ये नहीं होती, 0.0821 ही होती है। ठीक है ना? जो आपको बताई जा रही वही डेफिनेट है। ये कहां पर वर्क करती है? ये यहां पर वर्क नहीं करती वैल्यू। सर आपके सामने हाथ कौन रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं। ठीक है सर, प्लीज 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 3 घंटे का न्यूमेरिकल करवाइए। डेफिनेशन क्लियर है, बट न्यूमेरिकल इज नॉट। टेंशन न लो हिमांशु, कल उड़ा कर जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है ना? टेंशन नॉट।
तुम्हारा भैया है ना यार, क्यों टेंशन ले। मैंने आपको क्या बोला, केमिस्ट्री मैंने यहाँ पर बेफ्ट ना दी तो कुछ ना किया। जो इंजू पिंजू लाल बोलते रहते ना, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, तो गुस्सा आती है तो कोई बात नहीं है ना। और इस बात को यहाँ पर विराम करते हैं, मुलाकात करते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सारे बच्चों को हमारा ढेर सारा प्यार, लव यू टू ऑल। शब्बा के रास्ते मुस्कुराते रहो।